नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में आज हम बायोम को देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जो आपका एनवायरनमेंट है, उसके बेसिक को समझ लिया है। इससे पहले की सीरीजों में हमने जो आपका पॉलिटी है, उसको समाप्त कर लिया है। 40 के लगभग हमने वीडियो की है और उसके माध्यम से जो पॉलिटी है, उसको हमने कवर कर लिया है। पॉलिटी में भी हमने वही चीजें देखी है जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। क्योंकि आपकी जो लक्ष्मीकांत है, वह अपने आप में एक बहुत बल्कि बुक है। उसको पढ़ना, फिर उसको रिवाइज़ करना काफ़ी कठिन हो जाता है और काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हमने क्या किया, उसका जो निचोड़ था, यानी जो कुछ उससे पूछा जाता था, उसको हमने ले लिया। कुछ और किताबों का रेफ़रेंस लिया, क्योंकि प्रश्न आजकल वहाँ से भी आ रहे हैं। तो उन सबको हमने लेकर यह सीरीज़ की और इस सीरीज़ से हमने उसको कवर कर लिया। यानी जो आपका पॉलिटी का पोर्शन है, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, वह हमने कवर कर लिया है। अब जो दूसरा एक सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, हम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी हम वही चीज़ें देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसके पहले पार्ट में हमने क्या किया, जो बेसिक था, उस बेसिक को समझ लिया। यानी एनवायरनमेंट का जो बेसिक है, जो बहुत बेसिक स्तर पर लोगों को जानना चाहिए, वह हमने समझ लिया। अब हम इसके खास-खास टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि अगर आपको यह चीज़ नहीं पता होगी, तो आपको यह लगेगा कि टॉपिक्स को छोड़ा जा रहा है। दरअसल टॉपिक्स को छोड़ा नहीं जा रहा है, केवल उन टॉपिक्स को किया जा रहा है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने जैसे देख लिया था एनवायरनमेंट का बेसिक, आज हम बात करेंगे बायोम की। और यह बायोम जो आपका है, यह खूब डिटेल से पूछा जाता है। इसमें क्या-क्या पूछेगा, इस बायोम की क्या विशेषता है। दूसरा आपसे पूछेगा वहाँ पर जो पौधे हैं, वह कौन से मिलते हैं। फिर आपसे पूछेगा वहाँ पर जो जंतु है, वह कौन से मिलते हैं। और फिर आपको बायोम का नाम देकर पूछेगा कि भारत में या फिर विश्व में इसका क्षेत्र क्या है? मतलब यह कहाँ पर मिलता है? तो यह सब कुछ आपसे पूछेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी हमारे लिए यह है कि हम यह समझें कि बायोम दरअसल होता क्या है? बिल्कुल बेसिक से समझना शुरू करते हैं। मान लेते हैं आपका घर है और आपके घर के आस-पास कुछ और घर भी हैं। कुछ पेड़-पौधे होंगे, सड़कें होंगी, नाली होगी आपकी, यह सारी चीज़ें होंगी और इन सब के अलावा एनवायरनमेंट होगा, या इन सबको मिलाकर ही कहेंगे एनवायरनमेंट। अब यहाँ की जो स्थिति है इस पूरे एरिया की, वह अपने आप में खास होगी। खास मतलब कैसे? यहाँ पर जो गर्मी बढ़ती है, वह आपको पता है कि लगभग कितनी पड़ती है। तभी तो आप कहते हैं कि इस साल पिछले साल से ज़्यादा गर्मी है, या इस साल पिछले साल से ज़्यादा सर्दी है। यह बात आप तभी कह सकते हैं जब आपको एवरेज पता है कि कैसी गर्मी होती है। इसी तरीके से बरसात की बात होती है कि यहाँ पर जो वर्षा है, वह इस लेवल में होगी। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये जो मौसम है आपके, यह किस रेंज में रहेंगे, वह आपको पता होता है। मतलब कोई एक क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम कैसा होगा, वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा होगा, यह लगभग-लगभग आपको पता होगा। अब यह भी पॉसिबिलिटी है कि जैसा क्षेत्र आपका है, वैसा ही एक दूसरा क्षेत्र भी हो। जैसे मान लेते हैं, यह क्षेत्र था आपका यूपी का, तो ऐसा ही एक क्षेत्र एमपी में भी हो सकता है। अब इसको हम और आगे करके समझें। यूपी का जो एक क्षेत्र है, यहाँ की जो स्थिति है और एमपी का जो एक क्षेत्र है, यहाँ की जो स्थिति है, वह बराबर हो सकती है, सामान्य सी चीज़ है। लेकिन हो सकता है यूपी का एक हिस्सा एमपी के एक हिस्से से बिल्कुल अलग हो। यहाँ पर हो सकता है सूखा पड़ता हो, पथरीली ज़मीन हो, यह पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर क्या हो, दलदल हो, पॉसिबिलिटी है। अब जो यहाँ का यह माहौल था, मतलब ऐसे पेड़, ऐसे घर, सड़कें, नालियाँ, इन सब के पीछे जो आपका मौसम था, इसका एक बड़ा रोल था। यानी यहाँ पर सर्दी कैसे पड़ेगी, बरसात कितनी होगी, गर्मी कितनी होगी, उसी पर कहीं न कहीं डिपेंड करेगा कि पेड़ कैसे होंगे, और पेड़ कैसे होंगे, तो वहाँ का जो मौसम है, वह कैसा होगा। यानी एक-दूसरे पर कहीं न कहीं डिपेंडेंट है। इसके बाद क्या होगा, इसी के हिसाब से आप अपने घर बनाएँगे। जैसे पहाड़ों में जो घर बनेंगे, वह अलग तरीके के बनेंगे। उनका एक पैटर्न होगा, सेट पैटर्न। जो मैदानों में घर बनेंगे, उनका एक अलग पैटर्न होगा। अब इसी चीज़ को हम और ऊपर ले जाते हैं। अभी हमने समझ लिया कि यूपी और एमपी, यहाँ पर 2 ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ की स्थिति एक जैसी भी है और जहाँ की स्थिति अलग-अलग भी है। अब यही हो सकता है 2 देशों में भी। मान लेते हैं कि यह देश है और मान लेते हैं कि यह देश है। 2 देश है, एक देश ए और एक देश बी। इस क्षेत्र का जो मौसम है, दोनों देशों को मिलाकर वह एक जैसा है, और यह आपने देखा है कि होता भी है। इस क्षेत्र का जो मौसम है, वह बिल्कुल अलग है और हो सकता है कि यहाँ कोई ही देश हो, ऐसा पॉसिबल है। कुल मिलाकर यह हमने समझा कि जो यह मौसम की दशा है, यह अपने आप में कई चीज़ों पर डिपेंड है और मौसम के कारण कई सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। हम मौसम शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे चीज़ों को
समझने में आपके लिए आसानी हो। ये जो चीज़ हमने समझी कि 2 देशों में एक ही जैसी स्थिति हो सकती है, इसको क्या कहेंगे? इस पूरी चीज़ को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे बायोम। इससे आपने क्या समझा? एक ही जैसा बायोम अलग-अलग क्षेत्रों में हो सकता है। पहली चीज़, हो सकता है जैसा मौसम यहाँ है, वैसा ही मौसम यहाँ हो जाए या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वह ऐसा ही हो जाए, जैसा यहाँ का है। दूसरी बात क्या समझ ली? एक ही देश में अलग-अलग बायोम हो सकते हैं, यह पॉसिबिलिटी भी है। तो समझा क्या आपने? अगर हमको बायोम को जानना है, तो हमको यह जानना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में जो सर्दी है, वह कितनी पड़ती है? वहाँ पर जो बरसात होती है, वह कितना होता है? जो गर्मी पड़ती है, वह कितना है? इसके अलावा अब यह सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यह पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर इनकी स्थिति है अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। इसी वजह से ये सारी स्थितियाँ बन रही हैं। तो यह वह सारी चीज़ें हैं जो किसी भी क्षेत्र के बायोम को इम्पैक्ट करती हैं। तो बायोम क्या है? यह हमने समझ लिया। अब हम तथ्यों से समझ लेते हैं, कितने तरह के बायोम होते हैं, उसको समझ लेते हैं। भारत में कौन-सा बायोम पाया जाता है या भारत में कौन-कौन से बायोम पाए जाते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। और यही सब आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में समझा था कि जो आपका पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, यह 2 तरीके का होता है। एक बायोटिक और एक एबायोटिक। एक आपका जैविक पर्यावरण, एक आपका अजैविक पर्यावरण। यह हमने समझा था। जो आपका जैविक पर्यावरण है, इसके 3 भाग हैं। कौन-कौन से हैं? देख लेते हैं। एक आपके होते हैं स्वपोषी, यह अपना खाना खुद बनाएँगे। एक आपके होते हैं परपोषी, जो डिपेंड होंगे किस पर? स्वपोषी पर। यानी स्वपोषी जो कुछ बनाएँगे, उस पर यह डिपेंड है। तो इनको क्या कहेंगे? परपोषी। अब आपके जो यह परपोषी है, यहाँ से भी एक शब्द पूछा जाता है। इनको कहेंगे उपभोक्ता और स्वपोषी को कहेंगे निर्माता। मतलब स्वपोषी भोजन बनाएँगे, परपोषी उसका उपयोग करेंगे। अब इस परपोषी में भी क्या है? लेबलिंग है। जैसे घास हुई, घास को खाया हिरण ने, हिरण को खाया शेर ने। अब जो आपका मानव है, यह इन सब को खाता है। सबको मतलब वह मांस भी खाता है और वह क्या है? शाकाहारी भी है, अर्थात शाक भी खाता है। तो यह मानव में हो गया। तो अब इसको हम कैसे समझें? इनकी होती है लेबलिंग। लेबलिंग मतलब सबसे पहले होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद आपके होते हैं द्वितीयक और इसके बाद आपके होते हैं तृतीयक या इसको हम रिवर्स ऑर्डर में समझते हैं, तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे ऊपर हो गए तृतीयक, इसके नीचे हो जाएँगे द्वितीयक और सबसे नीचे हो जाएँगे प्राथमिक। तो प्राथमिक में आपके क्या आएँगे? शाकाहारी, मतलब यह केवल क्या खाएँगे? घास-फूस, पत्तियाँ, जैसे इसमें क्या आएगा? आपकी गाय, हिरण मतलब जो शाकाहारी हैं, वह हो गए आपके प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक कौन से होंगे? ये जो आपके शाकाहारी हैं, जो इन दोनों चीज़ों को खाएँगे। एक पत्तों वगैरह को भी और दूसरा इनको भी और तीसरे आपके हो जाएँगे जो इन दोनों को खाएँगे और ज़्यादातर खाएँगे द्वितीयक को। मुख्यतः जो आपका तृतीयक उपभोक्ता है, यह होता है मांसाहारी। तो एक आपके हो गए स्वपोषी, निर्माता हैं या परपोषी, उपभोक्ता है या और एक आपके तीसरे होते हैं। तीसरे कौन से होंगे? स्वपोषी ने कुछ बनाया, परपोषी ने उसको खाया, इसके बाद भी कुछ क्या होता है? बचता है। उस बचे हुए को निपटाएगा कौन? तो उसका निपटान करने का काम करते हैं अपघटक और यही क्या है? तीसरे समूह के लोग। तो इसमें आपका क्या-क्या आएगा? जैसे जीवाणु है, कवक है, केचुआ है, कीड़े-मकोड़े हैं, यह सब कुछ इसमें आएँगे। तो यह हमने समझ लिया। बायोम को हमने समझ लिया कि बायोम होता क्या है। अब हम यह देख लेते हैं कि क्या-क्या पूछा जा सकता है। जैसे बायोम में हमने देख लिया, एक आपका है जैविक पर्यावरण, एक आपका है अजैविक पर्यावरण। बायोटिक हमने देख लिया और एबायोटिक हम जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एबायोटिक में दरअसल क्या है? निर्जीव चीज़ें। तो जो आपका पर्यावरण है, वह बनता कैसे है? सजीव चीज़ें यानी बायोटिक और एबायोटिक। इसको आप ऐसे समझिए, एक चीज़ तो हमने समझी कि मौसम है और उसके लिए हमने यह समझा कि कई सारे कारक हैं। जैसे वर्षा कितनी होगी, सर्दी कितनी पड़ेगी, गर्मी कितनी पड़ेगी, तापमान कितना होगा, यह सारे क्या हो गए आपके जैविक कारक। इन्हीं जैविक कारकों में आएगा मानव भी। लेकिन मानव ने क्या किया? अजैविक कारण भी पैदा कर दिए। जैसे मकान बना दिया, सड़कें बना दी, नहरें बना दी। अब इन सब की वजह से क्या हुआ? अप्राकृतिक रूप से, यानी जैसे मकान बन गया, सड़कें बन गई, नहर बन गई, तो इससे क्या हुआ? पर्यावरण में परिवर्तन। जैसे सड़कें बनी और इन सड़कों में भी पक्की सड़कें बनी।
इससे क्या हुआ, जो आपका ग्राउंड वाटर था, वह नीचे चला गया, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता ठीक से, तो ग्राउंड वाटर नीचे चला गया। ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? पेड़-पौधों पर। जब पेड़-पौधों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ओवरऑल जो मौसम है, वह परिवर्तित होगा, यानी उस क्षेत्र का जो एनवायरनमेंट है, वह धीरे-धीरे बदलने लगेगा। मौसम में हो रहा परिवर्तन इस वजह से भी हो रहा है, वो हम आजकल समझ रहे हैं। जैसे नहरें हैं, किसी क्षेत्र में पानी नहीं था, आपने नहरें बनाई, नहरें बनाकर आपने पानी पहुँचा दिया, तो क्या होगा? उस क्षेत्र की जो स्थिति है, यानी पेड़-पौधे, परिवहन के साधन, बाकी और चीज़ें, वहाँ पर भी परिवर्तन होगा और वह परिवर्तन किस पर होगा? अंततः एनवायरनमेंट पे। तो बायोम क्या होता है? जो आपकी जैविक चीज़ें हैं और जो आपकी अजैविक चीज़ें हैं, इन दोनों से मिलकर बना जो पर्यावरण है, उसी को कहेंगे बायोम। पीछे हमने सरल भाषा में समझा, यहाँ पर हमने समझ लिया कि पूछता क्या है। बायोम क्या है? जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण से मिलकर बना क्षेत्र। जो आपका बायोम होता है, वह छोटा भी हो सकता है और वह बहुत बड़ा हो सकता है। ये पीछे समझा, यूपी के किसी एक क्षेत्र में भी हो सकता है और एमपी के किसी एक क्षेत्र में हो सकता है, या कई देशों को मिलाकर भी एक जैसा बायोम हो सकता है। तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यह हमने पीछे समझ लिया। अब हम यह समझते हैं कि जो आपका बायोम है और आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इनमें क्या अंतर है? इकोसिस्टम, इनमें क्या डिफरेंस है? जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम क्या होता है? एक कार्यात्मक इकाई है। इकोसिस्टम में हम क्या समझते हैं? जो आपका ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से हो रहा है? जैसे घास में ऊर्जा थी, घास से ऊर्जा गई हिरण में, हिरण से ऊर्जा गई शेर में, और हो सकता है इस शेर को खा लिया हो मानव ने, तो उसमें ऊर्जा गई। यानी जो आपका इकोसिस्टम है, वह यह मुख्यतः समझाने की कोशिश करता है, कि जो आपकी ऊर्जा है, उसका प्रवाह किस तरह से है और इस प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बायोम की, तो यह एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ पर हम ऊर्जा का प्रवाह मुख्यतः नहीं देखते हैं, बल्कि यह देखते हैं कि जलवायु कैसी है। मतलब यहाँ मुख्य फ़ोकस किस पर है? जलवायु पर। और यहाँ मुख्य फ़ोकस किस पर है? यानी इकोसिस्टम में मुख्य फ़ोकस किस पर है? ऊर्जा के प्रवाह पर। तो दोनों में क्या हो गया? अंतर हो गया। अब हम वायुओं को समझते हैं। पहले हम समझेंगे स्थलीय वायुओं को, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ढूँढा गया है और इसी के बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं और यही परीक्षाओं में आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्थलीय वायुओं, सबसे पहले क्या है आपका? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। शब्दों से ही आप समझने का प्रयास करिएगा। वन लिखा है, वर्षा लिखा है, उष्ण लिखा है और कटिबंधीय लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया? उष्ण है, यानी यहाँ गर्मी भी होगी 25 से 30 डिग्री। वर्षावन, यहाँ पर वर्षा भी होगी 200 से 400, और वन होंगे, और वन कैसे होंगे? बड़े होंगे, मतलब बड़े पेड़ों वाले वन होंगे। तो यहाँ पर गर्मी भी होगी, वर्षा भी होगी, और क्या मिलेंगे आपको? सदाबहार पेड़, और वह पेड़ मुख्यतः आप ध्यान रखेंगे बड़े-बड़े होंगे, साइज़ में बड़े होंगे। तो यह कैसा होगा? सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी है, वर्षा भी है, और इन सब की वजह से वन होंगे, मतलब जो आपका पर्यावरण होगा, उसमें आपको क्या मिलेगा? डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। यह कहाँ पर है? जैसे आपका अमेज़न बेसिन है, ब्राज़ील में, कांगो बेसिन है, अफ्रीका में, पश्चिमी घाट और पूर्वी भारत या फिर पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है, वह इसमें शामिल होता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा क्या है? सवाना। सवाना क्या होता है? यहाँ की जो जलवायु है, वह गर्म है, और जो वर्षा होगी, वह कैसी होगी? मौसमी होगी। यहाँ पर जो वर्षा होगी, वह कभी भी होगी या फिर थोड़े-थोड़े अंतराल पर होती रहेगी। जैसे आप पूर्वोत्तर भारत में जाइए और वहाँ पर आप देखिए मेघालय को, तो वहाँ पर जो वर्षा है, वह कभी भी हो सकती है, बहुत जल्दी-जल्दी होती है। वर्षा का अलग से कोई मौसम नहीं होता है, लेकिन जो आपका सवाना है, यहाँ बरसात का अलग से मौसम होता है और गर्मी भी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होंगी? लंबी घासें। अब जब लंबी घासें होंगी, तो जो स्थलीय जीव हैं, वह काफ़ी बड़े-बड़े होंगे। इसी कारण से हम यहाँ देखते हैं कि शेर, चीता, जिराफ, ज़ेब्रा, हाथी, गैंडा, यह सब कुछ हमको यहाँ मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय और सवाना हमने समझ लिया। आगे समझते हैं रेगिस्तान। यह तो आप जानते ही हैं, वर्षा यहाँ कम होगी, और जब वर्षा कम होगी, तो पेड़-पौधे कम होंगे, नुकीली पत्ती वाले पेड़ होंगे, और यहाँ पर जो जीव-जंतु है, वह काफ़ी कम होंगे। दिन में बहुत गर्मी होगी और रात में क्या होगी? सर्दी होगी। यानी रात का जो मौसम है, वह सर्द होगा, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए जो आपके जीव-जंतु हैं, वह क्या होंगे? रात में ज़्यादा सक्रिय। वर्षा कम होगी। अब यह वर्षा कितनी कम होगी?
25 सेंटीमीटर से कम। यह आपको ध्यान रखना होगा। तो यह आपका हो गया रेगिस्तान, जैसे आपका सहारा का रेगिस्तान, थार का मरुस्थल जो राजस्थान में है, वो भी आप याद रखिएगा, यह है मंगोलिया में। जैसे आपको मरुस्थल का नाम देकर मैच कराने को कह सकता है। तो गोबी आपको याद रखना होगा, मंगोलिया में है। इसी तरीके से सोनोरन, यह कहाँ पर है? अमेरिका में। यह आपको ध्यान रखना होगा। तो 3 हमने समझ लिए, आगे समझते हैं। एक आपका हो गया भूमध्य सागरीय झाड़ी वन या फिर चपराल। अब यहाँ देखिए, झाड़ी वन लिखा है, मतलब यहाँ पर झाड़ियाँ खूब होंगी। हल्की ठंडी वाले यह क्षेत्र हैं और यहाँ पर शुष्क गर्मी मिलेगी। मतलब ना ज़्यादा बहुत गर्मी, ना बहुत ज़्यादा ठंडी, बरसात थोड़ी कम होंगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर पेड़-पौधे होंगे, वह कैसे होंगे? झाड़ियों जैसे। इसमें क्या आपका शामिल है? जैसे कैलिफ़ोर्निया का क्षेत्र, भूमध्य सागर के किनारे के क्षेत्र, यह सब कुछ इसमें शामिल है। फिर आपका एक हो गया घास के मैदान, जिसको क्या कहते हैं? स्टेपी या फिर प्रेयरी, टेम्परेट ग्रासलैंड। अब घास कहाँ पर होगी? बरसात भी हो, गर्मी भी हो, ठंडी भी हो, जब यह सब कुछ होगा, तो वहाँ पर क्या होगी? घास खूब होगी। जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, अंतर आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर वर्षा खूब ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो पेड़ होंगे वह लंबे-लंबे होंगे। जहाँ पर वर्षा कम होगी, वहाँ पर जो पेड़ हैं वह छोटे-छोटे होंगे। अगर मध्यम वर्षा है और मध्यम गर्मी है, मध्यम सर्दी है, तो वहाँ के पेड़ अलग होंगे। अगर गर्मी कम है, बरसात कम है और ठंडी भी हल्की है, तो वहाँ के पेड़ अलग होंगे। मुख्यतः यहाँ क्या होगा? झाड़ियाँ होंगी। इसी तरीके से जो घास के मैदान हैं, जिनको स्टेपी या फिर प्रेरी कहा जा रहा है, यहाँ पर वर्षा कैसी होगी? मध्यम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ेगी, ठंडी के मौसम में ठंडी पड़ेगी। इससे क्या होगा? घास खूब डेवलप होगा और जब घास खूब डेवलप होगा, इसका मतलब यह यहाँ का जो क्षेत्र है, वह बहुत ज़्यादा क्या होगा? समतल होगा और जब समतल होगा, तो इनको इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए? कृषि के लिए। यानी घास के जो मैदान है, स्टेपी या फिर जो प्रेयरी है, इसको परिवर्तित कर दिया गया है घास के मैदानों में। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ घास के मैदान सबसे ज़्यादा हैं, उनको कहा जाएगा क्या? स्टेपी या फिर प्रेयरी। यहाँ पर मध्यम वर्षा, गर्मी में गर्मी, ठंडी में ठंडी पड़ेगी। इसीलिए हम देखते हैं, यहाँ की जो मिट्टी है, वह काफ़ी ज़्यादा उर्वरक होगी, यानी उसमें उत्पादन करना काफ़ी आसान होगा। अगला देखें, शीतोष्ण पर्णपाती वन, क्या ध्यान रखिएगा? और शीतोष्ण, यह शब्द आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो मौसम है, वह स्पष्ट रूप से 4 भागों में बँटा है। मध्यम यहाँ पर वर्षा होगी और जो इनके पत्ते होंगे, वह शरद में यानी ठंडी के मौसम में गिर जाएँगे। पर्णपाती वन, पर्ण, पत्ते, पत्ते क्या होंगे? गिर जाएँगे और बसंत के मौसम में नए पत्ते आएँगे। तो यहाँ पर क्या है? 4 स्पष्ट मौसम, पर्णपाती वन, यह आप ध्यान रखिएगा। फिर हम देखें टैगा या फिर बोरियल वन, यह क्या है? वह क्षेत्र जहाँ पर जो आपकी ठंडी है, वह काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने नाम सुना होगा टैगा प्रदेश, तो लंबी ठंडियाँ यहाँ होंगी। गर्मी का जो मौसम है, वह बहुत छोटा होगा। जो बरसात है, वह काफ़ी कम होगी, मध्यम होगी और ज़्यादातर जब बरसात होगी, तो आपके क्या गिरेंगे? ओले गिरेंगे, यानी बर्फ के टुकड़े गिरेंगे। तो यहाँ पर पेड़ कैसे होंगे? आपने पहाड़ों पर पेड़ देखे हैं, शंकुधारी पेड़। इसी का एक अगला रूप है, उसको क्या कहेंगे? टुंड्रा, यह भी आपने सुना होगा, टुंड्रा प्रदेश। अब यहाँ पर क्या होगी, जो आपकी बरसात है, वह और कम हो जाएगी, जो आपकी गर्मी है, वह बिल्कुल कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी ठंडी है, वह बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ स्थिति बनेगी परमाफ्रॉस्ट की। परमाफ्रॉस्ट मतलब क्या? जो बर्फ है, वह साल के ज़्यादातर महीनों में जमी रहेगी। मतलब यहाँ बहुत कठोर बर्फ मिलेगी। तो बहुत ठंडी, बहुत कम वर्षा, गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ेगी और बर्फ जैसी स्थिति या परमाफ्रॉस्ट जैसी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। तो यह सारे क्या हो गए आपके स्थलीय बायोम, यह सारे हमने समझ लिए। अब हम यह समझते हैं कि जो आपका भारत है, यहाँ पर कौन-कौन से बायोम हैं। आप पाएँगे कि भारत में ऐसी स्थिति या भारत में ऐसे बायोम पाए जाते हैं, जो इन सब खूबियों को कवर कर रहे हैं। कैसे? हम देखते हैं उत्तर भारत में और यहाँ पर हम देखते हैं लद्दाख जैसे क्षेत्र को। तो यहाँ पर क्या है? कई जगहों पर परमाफ्रॉस्ट जैसी स्थिति, बर्फ जमी है यहाँ पर। फिर अगर हम थोड़ा नीचे आएँ, तो हम सर्द मौसम भी देखते हैं, जहाँ पर शंकुधारी पेड़ हैं और हम नीचे आएँ, हमको मैदान भी मिलते हैं, जो कृषि योग्य भूमि देते हैं और नीचे आएँ, हमको पहाड़ी क्षेत्र भी मिलते हैं और नीचे आएँ, समुद्रीय किनारे भी मिलते हैं। यानी भारत में जो डाइवर्सिटी है, वह काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम जो भारत के स्थलीय बायोम हैं, इनको क्लासिफ़ाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर आप इतना याद रखिएगा
कि जितने भी वायुओं की हमने चर्चा की है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा भारत में आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे हमने बात की थी उष्णकटिबंधीय वर्षावन की, बरसात होगी, वन होंगे, गर्मी होगी। तो यह कहाँ मिलेंगे आपको? भारत के भी क्षेत्रों में। और हमने बात की थी कि जो आपका पश्चिमी घाट है और जो आपका पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ पर हमको यह मिलेगा। जैसे केरल का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र, गोवा का क्षेत्र और महाराष्ट्र का क्षेत्र। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यह क्षेत्र हमको मिलेंगे। अब यहाँ क्या होता है, बरसात भी खूब होती है, गर्मी भी खूब पड़ती है। इसी वजह से हमको यहाँ पर क्या मिलेंगे, बड़े-बड़े पेड़। विश्व में कुल मिलाकर 18 सबसे ज़्यादा क्या है, जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट, मतलब ऐसे 18 क्षेत्र हैं, इनको कैटेगराइज़ किया गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। क्यों मिलती है? बरसात खूब हो रही है, गर्मी खूब पड़ रही है और मौसम बहुत ज़्यादा सर्द नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी हमको खूब मिलेगी। तो 18 ऐसे हॉटस्पॉट हैं और उनमें से 2 जो आपके हैं, वह भारत में है। एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी हिमालय। क्योंकि यह जो आपका क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत वाला, यह क्या है? पूर्वी हिमालय का विस्तार। तो यहाँ पर हमको यह मिल जाएगा। यह क्या हो गया आपका? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरी बात करें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती, पत्ते गिरेंगे, उष्णकटिबंधीय, गर्मी होगी, यह कहाँ पर है? यही भारत का सबसे व्यापक वायुम है, यानी 60% जो वन क्षेत्र हैं भारत में, वह यहीं पर मिलते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मानसून वन भी। यहाँ पर आपके पत्ते गिरेंगे, लेकिन कब गिरेंगे? गर्मी के मौसम में। हमने पीछे देखा था सर्दी के मौसम में पत्ते गिर रहे थे, लेकिन यहाँ गर्मी के मौसम में। आपका जो मध्य भारत का क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यह सारा क्षेत्र, यानी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? या भारत का सबसे बड़ा व्यापक बायोम कौन-सा है? तो वह कौन-सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर है आपका रेगिस्तान, यह आप जानते हैं, वर्षा यहाँ पर कम होगी, कटीले पौधे होंगे और रात में सक्रिय ज़्यादा जीव मिलेंगे। राजस्थान का क्षेत्र इसमें फेमस है। आगे हम बात करें, सवाना जैसे घास के मैदान, यह भी भारत में है, स्पेशली आपका जो मध्य भारत का क्षेत्र है। फिर जो हिमालयी, शीतोष्ण और शंकुधारी वन, यह भी हमको मिलते हैं। अब इनमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, वह क्या ध्यान रखनी होगी? जो आपका हिमालय है, इसमें डाइवर्सिटी है। एक आपका यह क्षेत्र होगा, यहाँ पर वन होंगे, एक आपका यह क्षेत्र होगा, यहाँ पर वन होंगे, ऐसा क्षेत्र भी होगा, यहाँ पर भी वन होंगे। तो ऐसे क्या है? डाइवर्सिटी है। तो जहाँ पर ऊँचाई इसकी 1000 से लेकर 2000 मीटर तक है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? शीतोष्ण वन। और जहाँ पर ऊँचाई 2000 से लेकर 3000 मीटर तक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? शंकुधारी वन। इसका एक तीसरा स्टेज भी आएगा, उसको क्या कहेंगे? अल्पाइन टुंड्रा और घास का मैदान। अल्पाइन टुंड्रा आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ पर यह 3500 से 4500 मीटर की ऊँचाई हो जाएगी, वहाँ पर हमको मिलेगा। तो क्या कहेंगे? अल्पाइन टुंड्रा। कहाँ पर है? लद्दाख जैसा क्षेत्र, सिक्किम जैसा क्षेत्र, उत्तराखंड की जो ऊँची घाटियाँ हैं। अब उत्तराखंड में देखिए, आपको घास के मैदान भी मिलेंगे, उत्तराखंड में ही आपको ऊँची क्या मिलेंगी? घाटियाँ मिलेंगी, ये पहाड़ मिलेंगे, हिमालय का विस्तार भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, वह आपको और ज़्यादा दिखेगी। इसके अलावा एक क्या है? मैंग्रोव वन। यह क्या है? जो आपका तटीय बायोम है, यानी समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र, उसको कहेंगे क्या? मैंग्रोव वन। जैसे भारत में जो सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल का, यह हमको मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? जो आपकी दलदल जैसी स्थिति है और वहाँ के जो पेड़-पौधे हैं, वह हमको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। यह सबसे ज़्यादा किस लिए उपयोगी है? जो आपका कार्बन है, उसको सबसे ज़्यादा यह लोग स्टोर करते हैं। यह बहुत उपयोगी क्षेत्र है। तो हमने सारे स्थलीय बायोमों को समझ लिया, विश्व स्तर पर क्या कैटेगराइजेशन है और भारत में उनका कौन-कौन सा रूप मिलता है या भारत में कौन-कौन से बायोम मिलते हैं, वह हमने समझ लिया। यही सब आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अगर आपने बायोम को ठीक से समझ लिया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।